नमस्कार, ये सेवन प्रोग्राम में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जीओ 2023 एंड ईआर 2023 जब से लागू हुआ है तब से डिसेबिलिटी पेंशन का बहुत सारे चेंजेस आया हुआ है। DESW का जो वेबसाइट है उसमें जो FAQ अपडेट किया गया हाल ही में मई में जो FAQ अपडेट किया गया, इसका कोई पब्लिकेशन, कोई इंटीमेशन, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं था। बिल्कुल इंटरनल बैक ऑफिस में इसको पब्लिश उसको अपडेट किया गया। जो पहले का जो FAQ था उसको चेंज किया गया, क्योंकि इसका पीछे जो कॉज है, बहुत सारे RTI ग्रीवेंसेस आ रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, और ये सभी चीज़ों का जवाब देना उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उनको FAQ चेंज करना पड़ा। जबकि फिर से RTI दाखिला किया गया कि FAQ जो चेंज हुआ इसका अथॉरिटी क्या है, फाइल नोटिंग भी मांगा गया बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट द्वारा, जैसे कि मेरे से बात हुआ है। तो देखेंगे आगे का कि और भी क्या क्या चेंजेस होता है। देखिए, 2008 का जो GMO एंड ER था वो बिल्कुल एज पर पेंशन रेगुलेशंस 2008 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट PBOR एंड ऑफिसर्स सबके लिए जो एप्लीकेबल था एज पर रेगुलेशन, तो GMO एंड ER बनाया गया था। पर इस बार का जो GMO एंड ER 2023 है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि उसमें जो पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 का जो प्रोविजंस है, जो कि बाकी के लिए भी एप्लीकेबल है, आप एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, पर उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं कई सारे मामलों में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो चार को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये फिल्मोग्राफ का वेबसाइट में अभी हाल ही में 2-4 दिन में एक आर्टिकल हमने पब्लिश किया, जिसमें डिटेल में क्लैरिफाई किया कि पहले का जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन था बिफोर 21 सितंबर 2023 और आफ्टर 21 सितंबर 2023 इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया। यस, एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है इफेक्ट ऑफ ER एंड GMO 2023। इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं जो आप हमेशा पूछते रहते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। पर उससे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस। देखिए, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस आपको तभी बनाया जाएगा जब आप बोर्डेड आउट होंगे। ये पहले भी था, अभी भी है। पर डीम्ड टू बी इनवैलिडेट, जो कि ज्यादातर यही केसेस देखा जाता है। देखिए, IMB केसेस बहुत कम है, ज्यादातर होता है RMB केसेस होता है, खास करके जो फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट जिन्हें नहीं मिलता है, या फिर फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं ड्यू टू देयर इनकैपेबिलिटी टू सर्व एनीमोर। ठीक है, सब लोग फौज में जैसे आप एलएनसी हो गए हैं, तो आपको अगर फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट दिया भी जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको आपका जो एज पर नॉर्म्स जो काम दिया गया वही काम करना है, क्योंकि डिफेंस में फौज में अगर है ना, तो हर तरह का काम आपको करना पड़ता है। पर कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होता है जहां इस तरह का एक्टिविटीज है वो करना मुश्किल होता है, तो मजबूरन सोल्जर्स को अनविलिंग फॉर एक्सेप्टिंग फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। और ऐसे करने पर क्या होता है कि सोल्जर्स को घर भेजा जाता है डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट सर्विस बोल के, क्योंकि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 का रेगुलेशन 81 से लेकर रेगुलेशन 95 में डिटेल में दिया हुआ है। रेगुलेशन 95 ये कहता है कि अगर आप फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग करते हैं तो आपका डिस्चार्ज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। और वही चीज 2008 में भी बताया गया है। देखिए, 2008 का जो ER एंड GMO 2008, उसमें इनवैलिडेट डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन था, PBR एंड इक्विवेलेंट who are permanently placed in medical category other than step 1 and are discharged because number 1 no alternative employment could be provided to them suitable to their medical category, number 1। number 2 क्या था, discharge before completion
of their terms of engagement after providing suitable alternative appointment। आपको सेल्टर अपॉइंटमेंट में दिया गया पर देने का बाद भी कोई पॉलिसी मैटर्स कुछ आया हुआ है, जैसे कि 2010 में आया था, आपको पता होगा उस समय सबको घर भेज दिया गया था, जो भी जितने भी परमानेंट एलएमसी थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपको डीम्ड टू बी इनवाइटेड आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और तीसरा क्या था, अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। देखिए इस चीज को आप गौर करें, ये जो नंबर 3 पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट एंड देयरबाय डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस आर डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस। तो सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग करने पर भी 2008 ER&GMO 2008 में क्या प्रोविजन था, आपको डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और अगर आप डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होते हैं तो उस केस में अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो आपको क्या है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इसके देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया, invalid out of service oblique deemed to be invalid out of service and disability attributable oblique aggravated by military service, ये होने पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, है ना। देखिए क्लियरली यहाँ पे दिया गया, डिसेबिलिटी पेंशन इज एप्लीकेबल टू द पर्सनल हु आर इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस oblique deemed to be invalided out of service and disability is attributable or aggravated by military service। आपका जो डिसेबिलिटी है उस वजह से आप मेडिकली इनवैलिडेड आउट होना चाहिए या फिर डीम्ड टू बी इनवैलिडेड आउट होना चाहिए। हु इज इनवैलिडेड एंड व्हाट इज डीम्ड टू बी इनवैलिडेड, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका डिसेबिलिटी एटलीस्ट एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। परसेंटेज का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1% होगा तब भी वो ब्रॉडबैंड होकर के 50% मिलेगा इन केस ऑफ इनवैलिडेड या डीम्ड टू बी इनवैलिडेड केसेस में, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल रिटायरमेंट केस है उस केस में क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप फुल सर्विस करके रिटायर होते हैं तो उस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। और कौन से केस में नहीं मिलेगा, देखिए आप एलएमसी है, आपका डिसेबिलिटी 20% से ज्यादा है और आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय या फिर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। इस केस में अभी तक 2023 सितंबर तक जो वे रिटायर हुए हैं उनके लिए क्या था कि आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता था, पर अब से क्या हो गया, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा उसका नाम है इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, पर इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या होता है, क्योंकि इम्पेयरमेंट रिलीफ जो होता है इसका भी ब्रॉड बैंडिंग होता है, इसका भी जो कंडीशन है जो डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट है सेम है, पर इसमें एक चीज अभी तक क्लियर नहीं है, डीआर मिलेगा या नहीं, इसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि आपको अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिया जाता है, आप जैसे ही एलएमसी परमानेंट होते हैं तो एक प्रोविजन है, तो आपको लमसम एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको दिया जा सकता है। कैसे मिलेगा, उसका क्या फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला जैसे कम्यूटेशन का फार्मूला होता है, कम्यूटेशन फैक्टर आपका जितना साल का एज है उस हिसाब से एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है, उसी फैक्टर से आपका जो सैलरी है इंटू 12 इंटू आपका सॉरी सैलरी नहीं, इसमें आपका जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अगर पेंशन आपको मिलता तो कितना बेसिक पेंशन मिलता, बेसिक का ऊपर लिया, इसमें डीआर नहीं, बिल्कुल ही डीआर को नहीं लिया गया। आपका जितना बेसिक है उसका 30%, जितना आपका इमोल्यूमेंट्स, नॉट ओनली बेसिक, आपका इमोल्यूमेंट्स जितना होगा, बेसिक पे प्लस एमएसपी, और अगर आपका कोई क्लास पे या फिर गुड सर्विस पे, ये सब इमोल्यूमेंट्स में कहा जाता है। इमोल्यूमेंट्स क्या है कि आपका जो पेंशन का कंपोनेंट होता है वो इमोल्यूमेंट्स है, ठीक है। आपका पे एंड अलाउंसेस का जो भी कंपोनेंट से आपका पेंशन बनता है उसे इमोल्यूमेंट्स कहा जाता है। तो वो जो इमोल्यूमेंट्स है उसका 30% होगा आपका 100% डिसेबिलिटी अगर पेंशन आपको मिलता, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको 50% मिला है ब्रॉड बैंडिंग करके, तो कितना होगा, 15% होगा आपका, जितना आपका इमोल्यूमेंट्स है इंटू 15% हो गया आपका एक महीना का इम्पेयरमेंट रिलीफ। अब आपको कैपिटलाइज वैल्यू अगर आपको मिलेगा तो कितने मिलेगा, इंटू 12, एक साल का हो गया, और कितने साल का मिलेगा, आपको मिलेगा
मैक्सिमम जितना कंप्यूटेशन वैल्यू आपका है। नॉर्मली मान लीजिए कोई अगर 40 साल का आसपास का होगा तो 9.25 इतना ही होगा। मतलब आप पकड़ सकते हैं कि 9 साल का आपका मिलेगा, आपको 9 साल का बेनिफिट मिलेगा लगभग। एवरेज में बता रहा हूँ 40-45 का आसपास होगा, तो एवरेज आप मान लीजिए कि 9 साल का आपका डिसेबिलिटी का केवल मात्र बेसिक पे जितना होता है उसका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कैपिटलाइज्ड इसको कहा जाता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलेट, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको मिलेगा और वो आपको कब मिलेगा, जैसे ही आप परमानेंट एलएमसी हो गए हैं और आपको आपका जो बोर्ड डिसाइड किया गया तो उस समय आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस समय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट ले लिए हैं तो बाद में जब पेंशन जाएंगे आपको कभी भी उस डिसेबिलिटी का वजह से कोई बेनिफिट और कुछ भी नहीं मिलेगा। वही फुल एंड फाइनल है, ये वन टाइम अमाउंट है। मान लीजिए आपको 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी है आपको उस समय मिल जाएगा इम्पेयरमेंट रिलीफ का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और उसके बाद जब आप पेंशन जाएंगे तो डिसेबिलिटी का वजह से कोई भी कंपेंसेशन किसी तरह का कोई बेनिफिट आपको मॉनिटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलेट। दूसरा देखिए, अगर आपको डीआर मिलता, आपको अगर डीए या डीआर मिलता तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में भी वो ऐड होना था। तो इससे क्लियर होता है कि डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ में खास फर्क यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आपको डीआर मिलता है यानी कि डीए का जो रेट है, पर इम्पेयरमेंट रिलीफ के ऊपर वो नहीं मिल रहा है। और ये चीज आरटीआई से भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आरटीआई जब भी कोई अप्लाई करते हैं तो उनका कहना यह है कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो लोग कह देते हैं। तो फिर ये है कि आपको जो डिसेबिलिटी की वजह से जो भी कंपेंसेशन आपको पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट मिलना है वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे डाउट्स हैं। मेन डाउट्स जो है खास करके सोल्जर्स का जो है कि आप सेक्टर डेवलपमेंट एनुअली जाना चाहते हैं, आपको पेंशन मिलेगा या नहीं। देखिए इसका पहले भी मैंने कई बार क्लियर किया, अब भी मैं एक बार बिल्कुल क्लियर शब्द में एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि आप जब भी सेक्टर डेवलपमेंट एनुअली करते हैं तो आपका जो रिटायरमेंट है वो ट्रीट किया जाता है डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। ये एज पर 2008 का जो जीओ लिया था, पर अभी का जो चेंज हुआ है 2023 का, उसमें वो प्रोविजन को निकाल दिया गया। डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस प्रोविजन को सेक्टर अपॉइंटमेंट एनुअलिंग वालों के लिए निकाल दिया गया। यानी कि आप अगर सेक्टर अपॉइंटमेंट एनुअलिंग करते हैं तो एज पर ईयर एंड जीओ 2023 यू आर नॉट to be treated as deemed to be invalided out of service। इससे नुकसान क्या होगा, अगर आप deemed to be invalided out of service में काउंट नहीं किए जाते हैं तो आपका जो रिटायरमेंट है उसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट काउंट किया जाएगा, और अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट काउंट किया जाएगा तो आपको सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। यही प्रोविजन है, यही प्रोविजन है पेंशन रेगुलेशंस का। आपका सर्विस अगर 15 ईयर से कम है और आप सेक्टर अपॉइंटमेंट एनुअलिंग करके जा रहे हैं, आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो इस केस में क्या होगा, आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल सकता है पर सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस नहीं है, डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस नहीं है, सेक्टर अपॉइंटमेंट एनुअलिंग करके जा रहे हैं और आपका जो डिसेबिलिटी है वो एनए है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा, इनवैलिड पेंशन आपको नहीं मिलेगा बिलो 15 ईयर्स का सर्विस में। पहले क्या था कि 10 ईयर्स सर्विस में अगर आप एनुअलिंग कर देते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे एनए है डिसेबिलिटी, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलता था, पर अब का जो हिसाब है इस हिसाब से नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये जो भी चीज हम कह रहे हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश किया गया उस हिसाब से कह रहे हैं, पर इसका कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। कोई आरटीआई या ग्रीवेंस डालते हैं तो उनका कहना यही होता है
कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कोशिश चल रहा है कि ये जो बनाया गया, जो प्रोविजन सेक्टर अपॉइंटमेंट एनुअलिंग का जो प्रोविजन को स्ट्राइक आउट किया गया, डिलीट किया गया, क्या पीछे क्या फाइल नोटिंग है, क्या अप्रूवल है, ये सब चीज़ मांगा गया। अब इंतज़ार है आरटीआई रिप्लाई का, कभी मिल जाता है इसका कोई इंफॉर्मेशन तो आपसे ज़रूर हमने इसको शेयर करना है, ताकि आपको क्लियर चीज़ पता लगे और आपका लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए, रिटायरमेंट फौज छोड़ना एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है लिए, ठीक है। तो इतना बड़ा डिसीजन जब आप लेंगे तो ये तो जाहिर है कि आप बिल्कुल सोच समझ के ही लेना है ना। कभी कोई लाइफ का इतना बड़ा एक डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रूलिंग दे दिया और आपको कोई पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप दोबारा आप फौज में भी नहीं आ सकते, सिविल में भी अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो बहुत मुश्किल एक सिचुएशन आ जाता है। इसीलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, सही इंफॉर्मेशन को जानें, उसके बाद ही डिसीजन लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।